नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हुए आज वर्चुअल मीटिंग के दौरान वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश हुआ, जिसे ध्रुव किशोर पाटिल ने पेश किया था। इसी बजट के चलते काफ़ी गहमा गहमी हुई है। विरोधी पक्ष नेता ने तो सवाल खड़े किए ही, साथ में ही कांग्रेस ने इस पूरे बजट को लेकर एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बताया है कि करीब 500 करोड़ ज़्यादा इस बजट में लगाए गए हैं। इस पूरे बजट पे चर्चा करने के लिए और इस बजट का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त है कांग्रेस के ग्रुप लीडर जुबैर इनामदार, जिन्होंने आज बजट के दौरान काफ़ी सवाल खड़े किए। आइए हम जानते हैं क्या कहना है जुबैर इनामदार का इस पूरे बजट को लेकर और वो कैसा इस बजट को देखते हैं। इनामदार जी, कैसा आप पूरे इस बजट को देखते हैं? लगातार आप इसके पीछे स्टडी किए, आज हमने आपको सुना देखा और जिस तरह से जिस अंदाज से आपने बात की तो पता चलता है कि आपको कुछ इस बजट में बहुत गड़बड़ी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सालाना बजट आज हाउस के अंदर सादर किया गया, टेबल किया गया और हमने इस बजट में देखा कि जो एक प्रथा है कि पहले स्टैंडिंग ये बजट, जब भी ये बजट को प्रस्तावित किया जाता है तो सबसे पहले आयुक्त उसके जो अलग अलग विभाग है उसकी जो निधि है ना, उसका जो पैसा है उस पर आयुक्त अपना अंदाज देते हैं। आयुक्त के अंदाज जो है काफ़ी HODs को लेकर, पूरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और पूरे विभाग को लेकर स्टडी करने के बाद आता है। उसके बाद तो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो वैधानिक समिति है। उस समिति के अंदर फाइनेंशियली डिस्कशंस होते हैं। 2-3 दिन मैराथन मीटिंग होती है, सुबह से लेकर शाम तक। अलग अलग विभागों के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की जाती है और वहाँ पर निधियों का अलग अलग विभाग की ज़रूरत के हिसाब से निधि जमा और खर्चा दोनों उसका निर्णय लिया जाता है। उसके बाद ये बजट आता है फाइनल मंजूरी के लिए, अंतिम मंजूरी के लिए महासभा के अंदर। देखा यह गया ये साल में कि जो स्थायी आयुक्त ने जो अंदाज दिया था, स्थायी समिति को सादर किया। स्थायी समिति में 3 दिन मीटिंग हुई, चर्चा हुई, सभी पक्ष के नगर सेवक वहाँ पर थे और एक मत से उन्होंने ठहराव किया और आयुक्त के ही बजट को मंजूरी दी। लगभग थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, बहुत तो, और उसको करके उसकी मंजूरी उन्होंने वहाँ पर दी। लेकिन जब ये बजट 15 दिन के बाद महासभा के सामने आया तो उस बजट के अंदर 500 करोड़ रुपया रेवेन्यू का डिफरेंस आ रहा है। यानी रेवेन्यू को बढ़ा के बताया गया 500 करोड़ रुपया। 500 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 500 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? तो ये जो टैक्सेस है, म्यूनसिपल टैक्सेस, हमारे जो हाउस टैक्स होते हैं, पानी का बिल है, हमारा जो GST आता है या 1% जो हमको स्टैम्प ड्यूटी के पास से मिलता है, इन सब का उन्होंने डिटेल सबको बढ़ाकर, जो ओपन लैंड टैक्स है सबको बढ़ाकर, अब बढ़ाने का मतलब इस हद तक बढ़ाना कि एक बहुत बड़ा उन्होंने बलून तैयार किया और उसको 500 करोड़ तो महासभा में मंजूर करने के वक्त दिया जो हमको आया प्रस्ताव। और महासभा के अंदर जब सत्ता पक्ष के बीजेपी के लोगों ने उसका ठहराव किया तो वो 6.25 करोड़, 650 करोड़ की सीधी बढ़ोतरी। मूल बजट जो आयुक्तों ने पेश किया था 1500 साढ़े 1500 करोड़ का था और बजट जब आज महासभा के अंदर भाजपा के सत्ताधारियों ने जो प्रस्तावित किया है उसको सीधा 2145 करोड़ का, ये ऊपर का जो 650 करोड़ रुपया वो आएगा कहाँ से? हमने इसके बारे में सवाल किए क्योंकि हर साल देखा जाता है कि हमारा जो मूल बजट है वो पिछले 2-3 जब 2014 से भाजपा सत्ता में और इस सत्ता में आने के बाद से हमने इस शहर के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखा है। आज महानगर पालिका की ये परिस्थिति है कि 450 से 500 करोड़ का स्पिल ओवर का मतलब लोगों के बिल चुकाने बाकी है। मतलब ये कहा जाए कि महानगर पालिका पर इतना कर्जा है, इतने कर्जे के कर्जे में डूबी हुई है महानगर पालिका। ये तो बिल चुकाने के कर्जा तो हमारे पर जो है फिलहाल में 286 करोड़ रुपए का कर्जा जो हमने विभिन्न योजनाओं के लिए लिया और उसका भुगतान हम हर साल 48 करोड़ रुपया, 48 करोड़ रुपया सालाना हम उसका भुगतान इंस्टॉलमेंट के तौर पर करते हैं। ये तो अपनी तरफ से कर्जा है और वो हम करते आए, ऊपर वाली की दया है, आज तक हमने इसको डुबाया नहीं और हमारा नाम खराब नहीं हुआ। लेकिन
ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा काम ये जो निकाले जाते हैं विकास के नाम पर, क्या ये वाकई में ज़रूरी है? हमने आज सवाल किया कि आपने बजट तो बना दिया, आपने आम जनता को क्या दिया? अरे भाई, इस कोरोना की महामारी के अंदर शासन ने पिछले 3-4 महीने पहले एक परिपत्रक GR निकाला, आदेश कि कोई भी नया काम नहीं करेंगे हम आपको कोई अनुदान नहीं देंगे, जो काम आपके चल रहे हैं उसी को चालू रखो। आपने अगर वर्क ऑर्डर दिया और काम चालू नहीं है तो उसको रोक दिया जाए, जो ज़रूरी काम है, जो अति महत्वपूर्ण काम है उसी को कंप्लीट करो, क्योंकि फिलहाल में आपके पास होने वाला पैसा आपके पास बचना ज़रूरी है। कोरोना में कितना पैसा कब कहाँ कैसे लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, राज्य शासन आपको कितनी मदद करेगी वो कहा नहीं जा सकता। हालत ऐसी हो गई है कि सालाना आज हमारा जो पिछले 2014 से तो है ही मेरे पास डिटेल की नक्कों में बताऊँ तो पिछले 3-4 साल से हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 50% से भी ज़्यादा बताया जाता है। यानी हमारा रेवेन्यू, हमारी कमाई 100 रुपया है, बताते हैं 200 रुपया, और वो 200 रुपये के हिसाब से खर्चा कर रहा है। और ये खर्चा करने में हमारे अधिकारी वर्ग भी उसमें शामिल है और सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार अपने अब वो तो आपको ये तो जानकारी है ही कि किस तरह से भ्रष्टाचार इस महानगर पालिका में फैला हुआ है। इनामदार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मनपा आयुक्त ने कौन से तारीख में इस बजट को स्टैंडिंग में लेकर आया था, स्टैंडिंग में कितने दिन चर्चा हुई और स्टैंडिंग से आज महासभा में आने का वो जो पीरियड है, जो टाइम है, वो थोड़ा उस पर आप रोशनी डालेंगे? आयुक्त ने बजट 10 तारीख को या 11 तारीख को सादर किया, 10 मार्च या 11 मार्च में, और 16 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी ने फाइनल बजट को अप्रूवल दिया। उसके 3 दिन पहले तक मैराथन मीटिंग चली, सुबह 11 बजे से शाम को 7-7 बजे तक, जिसमें हर विभाग के HOD को बुलाकर डिस्कशन स्टैंडिंग कमेटी में की गई और हर विभाग की जो ज़रूरत की निधि, चाहे वो खर्चे की हो या उत्पन्न की, उस पर डिस्कशन कर उस फिगर्स को फाइनल किया गया। और उसका यानी 16 तारीख को, मार्च के 16 तारीख को इसी महीने के स्टैंडिंग कमेटी ने बजट प्रपोज किया और 30 तारीख को यानी मुश्किल से 14 दिन के बाद उसके पूरे आंकड़ों में ही बदल, और हमने इस चीज़ की मांग की आयुक्त से ठहराव के द्वारा कि आप इसकी चौकसी करो, क्योंकि ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और ऑडियो रिकॉर्डिंग की चौकसी करो, और इसके अंदर जो संबंध, क्योंकि ये धोखेबाजी है, ये लोगों के साथ धोखेबाजी है, स्टैंडिंग कमेटी के बाकी के सदस्यों के साथ धोखेबाजी है और पूरे शहर के साथ धोखेबाजी। तो आप इसका ऑडिट रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक करो, अपने ताबे में लीजिएगा और जो दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी के सत्ताधारी पार्टी के जो चेयरमैन होते हैं और उसी स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस, शिवसेना, इन दोनों पार्टी के भी नगर सेवक होते हैं। जैसे 16 मेंबरों की बॉडी होती है, मतलब कुल जितने भी राजनीतिक दल के जो नगर सेवक है उसके एक हिस्सेदार होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। सभी नगर सेवकों को वहां पर बुलाकर चर्चा की गई थी। अब जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि सब चर्चा होने के बाद में, सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद में करीब 15 या 16 तारीख के बाद से लेकर महासभा में आने तक जो 500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगाया गया है या बजट में बढ़ाया गया है, उसकी जानकारी सदस्यों को नहीं दी गई थी। मतलब एक तरह से धोखाबाजी की गई है उन सदस्यों के साथ में। इनामदार जी, जिस मामले में जब हमने स्थायी समिति के सभापति दिनेश जैन से बात की तो उन्होंने कहा था कि इस 500 करोड़ का जो फिगर है उसको लेकर कुछ विभागों के जो प्रमुख है उनसे कहा गया था कि आप जो है कि उसमें और एडजस्ट क्या करते आएगा, इसके लिए उसको राखीव रखा था कि उसका फाइनल अमाउंट नहीं बताया गया था। अब वो फाइनल अमाउंट आने के बाद में ये फिगर बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, 10 सदस्य अगर भाजपा के तो 6 सदस्य, इसमें 4 शिवसेना के और 2 कांग्रेस के हैं। आप इन 6 सदस्यों को पूछ सकते हो कि जो उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन किया था, जो निधि वहाँ पर उन्होंने आकलन करके फाइनल किया था, उसको मान्यता दी थी, उसके अंदर कितना बदल हुआ है। ऐसा कहीं नहीं होता। स्टैंडिंग का बजट फाइनल होने के बाद फिर अधिकारी उसके अंदर कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? फिर वो सीधा महासभा का अधिकार है, अधिकारी का थोड़ी अधिकार है। ये तो कोई कायदा नहीं हुआ। ऐसा है, हमारे स्थायी समिति के जो सभापति शायद उनको कायदे का ज्ञान नहीं होगा, इसके लिए वो ऐसी भाषा कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये भी बताना था कि हमने अपने अब की बार हमारा ठहराव हमने जो किया विरोध में, उसमें हमने शहर वासियों के लिए जो टैक्स बढ़ा हुआ है, कोरोना के काल में लोगों के पास खाने के वादे कारोबार नहीं है,
तो माल मत्ता कर हाउस टैक्स के अंदर छूट देने के लिए, छूट देने की बात की जाती है और बजट के अंदर पैसा बढ़ाया जाता है, माल मत्ता करें, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्शन दिखाया जाएगा, तो कैसे चलेगा। हमने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोविज़न माल मत्ता कर में छूट देने के लिए, माल मत्ता कर और पानी के बिल में छूट देने के लिए प्रोविज़न करने का हमने ठहराव किया है। साथ ही साथ 100 करोड़ रुपया हमने कोरोना के लिए, अगर कोरोना की इस आपत्ति व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपया अलग से प्रोविज़न करके रखो। बाकी रास्ते, गटर, नए कंक्रीट के रास्ते नहीं बनेंगे, चलेगा, रोड डामर के रास्ते पे लोग चलेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई और ये हाउस टैक्स को कम करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये कदम उठाने पड़ेगा। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि आज के बजट में देखा गया है कि कई सभापति अलग अलग विभाग से जो आते हैं और मेयर भी आती है, डिप्टी मेयर भी आती है, इनको स्वेच्छा निधि में जो अमाउंट एक नक्की किया जाता था हर साल, उसमें बढ़ोतरी की गई है। वो निधि कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, उससे शहरवासियों को या नागरिकों को क्या लाभ होता है, और क्या ये ज़रूरी था कि वहाँ पर इन सभापतियों या इन मेयर, डिप्टी मेयर में वो स्वेच्छा निधि में बढ़ोतरी की जाए। भाजपा का शासन है, भाजपा की सत्ता है, सारा महापौर उनका, स्थायी समिति उनकी, उप महापौर उनका, सभागृह नेता उनका, सारा कुछ उनका होने के बाद उनको इन निधियों की ज़रूरत क्या है। वैसे महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के अंदर ऐसा कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं है कि जिसके अंदर महापौर के लिए अलग कोई निधि रखी जाए, उप महापौर के लिए अलग रखी जाए, स्थायी समिति के लिए, सभापति के लिए अलग रखी जाए, सभागृह नेता के लिए अलग ऐसी रखी जाए। ऐसा कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं है। यह सरासर गलत प्रथा है, इसको यहीं पर बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस प्रथा की बुनियाद तो आप लोगों ने ही डाली थी, जब लोग आप सत्ता में थे तब आपने शुरू की थी मेयर और डिप्टी मेयर निधि की। आज वो बढ़कर सभापतियों तक पहुंच गई है। आपने कुछ शुरुआत की थी कई लाख रुपए से लेकर आज जो करोड़ों में की गई। शुरुआत तो आपने की है, बीज तो आपने ही बोया था। 2009 के अंदर हमारे महापौर जो है तुलसीराम मात्रे साहब थे, तब एक टोकन, एक उनको एक सम्मान महापौर का कि भाई कहीं अगर कुछ काम उनको प्रस्तावित करना है तो वो सम्मान उनको दिया गया, एक 50 लाख रुपया सिर्फ रखकर, बराबर है। लेकिन वो 50 लाख रुपया खर्च किया गया पूरे मीरा भाईंदर शहर के लिए, किसी एक वार्ड, एक प्रभाग या एक जगह के लिए नहीं खर्च किया जाता है। लेकिन 50 लाख रुपए तक एक सम्मान महापौर का हमने रखने के लिए हमने इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की, और तब हम सत्ता में थे। तभी विरोधी पक्ष ने इसका अगर विरोध किया होता डट कर, जैसा आज हम कर रहे हैं, तो शायद ये प्रथा कभी चालू ही नहीं होती। तभी विरोधी पक्ष बहुत ही कमज़ोर था। आज विरोधी पक्ष कमज़ोर नहीं है, अपनी लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से जानता है। अब ये जो आज बजट पेश हुआ है, इस बजट को लेकर आपने तो विरोध दर्शाया ही, सवाल भी खड़े किए हैं। इसको लेकर आगे कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कुछ और कदम आप उठाएंगे, जैसे राज्य सरकार के पास में जाएंगे या इस बजट को लेकर रास्ते पर उतरेंगे? क्या अगला कदम क्या होगा आपका? ये प्रशासन की बात है, तो हम ये तमाम बातों को लेकर नगर विकास विभाग के पास जाएंगे और हमारी ये बात रखेंगे, और हम इसमें की भी जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए वहाँ से आदेश ज़रूर लाएंगे। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो बजट बनाया गया है, ये प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाया है या राजनीतिक दलों के नेताओं ने बनाया है? कैसा आप इसे देखते हैं? जो इसके पीछे जो चर्चाएं चल रही थी महानगर पालिका में और जागरूक लोगों में कि बजट कोई और बनाता है, प्रशासन उसको सिर्फ सादर करता है या पेश करता है? जैसा मैंने कहा कि पहला तो आयुक्त बनाता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, उसके बाद इस शहर के विधायक जो थे भाजपा के वो बनाया करते थे। अब की बार तो मैंने उनको हाउस में सवाल पूछा, अब की बार इस बजट को किसने बनाया? ए ग्रुप ने बनाया या बी ग्रुप ने बनाया? इनमें तो आपस में ही ग्रुपबाजी और गठबाजी हो गई है। अब तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं आपको। एक जवाब सही से आप नहीं दे पा रहे। क्या लगता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी ने पूरा बजट बनाया है या फिर राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं या उनके जो गुर्गे होते हैं वो बैठकर बनाते हैं, वो तय करते हैं कि कहाँ पर कितना अमाउंट खर्च होगा या कहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा? इस बारे में बताइए, प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं या राजनीतिक दल के नेता? प्रशासन अपनी भूमिका, आयुक्त जब बजट पेश करता है तो प्रशासन अपनी भूमिका पूरी कर देता है। उसके बाद स्थायी समिति में सर्वपक्षीय सदस्य होते हैं जो उस पर वो चर्चा करते हैं। मैंने कहा ना कि जो चर्चा हुई उसके अंदर आयुक्त ने जो बजट दिया था उतना ही रेवेन्यू, उतना ही जमा बाजू था। उसको बाहर निकाल कर
अभी ए ग्रुप के नेताओं ने बदला या बी ग्रुप के नेताओं ने बदला, ये तो आपको जाकर उस सत्ताधारियों को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बजट के बाद ठहराव बहुमत से सत्ताधारियों ने किया। काफ़ी बदलाव लाया गया है स्टैंडिंग कमेटी के बाद से आम सभा में आने तक। इस बजट को लेकर कांग्रेस और विपक्ष का मानना है कि इस बजट के विरोध में वो ज़रूर राज्य सरकार से गुहार लगाएंगे, न्याय की अपेक्षा रखेंगे, भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा न मिले, इसके चलते ही ये सब कदम आगे भविष्य में उठाए जाएंगे। देखना है कि कांग्रेस जिन बातों का दावा कर रही है, क्या उन बातों को लेकर वो वाकई में राज्य सरकार के पास में जाएंगे या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।